हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का हमारा वीडियो है कर्मा सीरीज का अगला वीडियो है, जिसमें मैं एनटीपीसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स क्वेश्चन कराऊंगा। टॉपिक है मिसलेनियस मैथ्स क्वेश्चन, गणित के विविध प्रश्न, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 ग्रुप डी में आए हुए हैं। तो आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पर समझ में ना आए या अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़रूरतमंद पढ़ने वाले लोगों को शेयर करना। तो चलिए भाई लोग, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो सबसे पहले आज के जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं हर क्लास में आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना सीखो। अब ये क्वेश्चन है ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ है ना, 30/12/2020 स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ो। राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। 3 बार उसने खेल खेला, तीनों बार हार गया। तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा आपको बचा है, ये बताना है। तो ध्यान देना, आप ऐसे कह सकते हो कि मान लो कि राजेश के पास शुरू में x रुपए थे, है ना। ये केवल मानने के लिए कि माना कि x रुपए थे, y रुपए थे, m रुपए थे, कुछ भी मान लो। अब कह क्या रहा है कि 1/3 हिस्सा हार गया। इस 1/3 का मतलब क्या है, आप कहोगे सर 3 में से 1 हिस्सा हार गया। 3 में से 1 हिस्सा हार गया तो बचे कितने, 2। तो यहाँ पर आप लिख दो 2/3। ये हो गया पहला दौर। अब इसका दूसरा दौर होगा, है ना। दूसरे में क्या कह रहा है, 3/5। दूसरे दौर में वो 3/5 हिस्सा हार गया, मतलब 5 में से 3 भाग हार गया। 5 में से 3 हार गया तो कितना बचा, 2। तो 2/5 बचा। इन द सेम वे तीसरे दौर में क्या हुआ, तीसरे दौर में आप कहोगे 7 में से वो 4 हिस्सा हार गया। तो 7 में से 4 हारा तो कितने बचे, आप कहोगे सर 7 में से 4 हारा तो 3 बचे। तो यहाँ पर आ गया 3/7। ठीक है, इतना आपने कर लिया। इसके बाद 3 से 3 कट गया, 2 का 2 में गुणा करो, 2 दूनी 4 और 5 का 7 में गुणा करो, 5 7 35। तो 35 में से 4 हिस्से उसके पास बचे हैं या 4/35 बचा है। क्या आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो देखो ऑप्शन में डी ऑप्शन इसका आंसर 4/35। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप बढ़िया इसको शेयर करना, या फिर आप इसमें 3 5 7 का एलसीएम लेके भी कर सकते थे, वो भी तरीका सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि नरेंद्र के पास, क्वेश्चन पढ़ो कि नरेंद्र के पास वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है और अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है। यदि उन तीनों के वेतनों का योग 770 रुपये है तो नरेंद्र, अमित और अरुण का वेतन आपको बताना है। ठीक है, तो अब करना क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही आपने ये सवाल देखा ना, जब भी आप सवाल पढ़ते हो तो उसके साथ साथ उसके ऑप्शन भी नोटिस किया करो। इसके ऑप्शन क्या है, देखो 450, 450, 140, 180, 180, 140। इन दोनों ऑप्शन में पीछे के जो 2 ऑप्शन है वो आगे पीछे हैं, आगे का तो सेम है। इसमें देखो, इसमें ये थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन आपको पेपर में हो सकता है। अब वो क्या रहा है, नरेंद्र के वेतन का 2/5 हिस्सा। तो माना कि नरेंद्र का वेतन n है, n का 2/5 हिस्सा, n का 2/5 हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है। अमित के वेतन को मैं क्या मान लूं, अमित के वेतन को मैंने a मान लिया। अब कुछ नहीं किया मैंने, a को मैं नीचे ले आया, तो ये आपका हो गया n/a बराबर, ये 5 गया ऊपर, 2 आया नीचे, तो ये हो गया आपका 5/2, है ना। n/a बराबर कितना हो गया, 5/2। अब वो क्या कह रहा है, अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा। तो अमित का वेतन मान लो a है, उसका 7/9वां हिस्सा इसके वेतन के बराबर है, अरुण के वेतन के बराबर है। तो a फॉर अमित, अरुण को मैं मान लेता हूँ a1। ठीक है, अब ये a1 चला जाएगा नीचे, तो ये हो गया आपका a/a1 बराबर, ये 9 जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे, तो ये हो गया आपका 9/7, है ना। अब ध्यान से देखना, n/a, तो इसका मतलब है n/a बराबर कितना है, 5/2। और a/a1 कितना है, a/a1 ये आपका 9/7। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर जो रेशियो निकल सकता है नरेंद्र, अमित और अरुण के बीच निकल सकता है। क्यों? क्योंकि n से अगर आपको a1 के पास आना है तो दोनों के बीच में क्या कॉमन है, a। तो n से आए a के पास और a के बाद आए a1 के पास। अब ये निकलेगा कैसे, 5 का गुणा करो 9 से तो 9×45 अनुपात, फिर 2 का गुणा करो 9 से तो 9 दूनी 18, और 2 का गुणा करो 7 से तो 2 7 14। ये रेशियो बन गया 45/18/14। जोड़ दो,
45 और 10 55 और 8 63 और 10 73 और 4 77। टोटल हमारे हिसाब से तीनों का टोटल बना 77 भाग, जबकि सवाल में तीनों के वेतन का योग कितना दिया है 770। ठीक है, तो 77 भाग बराबर 770, तो 77 एकम 77, 77 एकम 77। एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, एक भाग की वैल्यू 10 आ गई, 770 में 77 का भाग दे दी। जब एक भाग 10 है तो 45 भाग कितना होगा, 45 भाग हो जाएगा 45 गुणित 10 450, 18 भाग 18 गुणित 10 180 और 14 भाग 14 गुणित 10 140। इतना करने के बाद आपको पढ़ना है नरेंद्र, अमित और अरुण। नरेंद्र, अमित और अरुण का वेतन है 450, 180, 140, जो कि आपका बी ऑप्शन में है। ठीक है, आसान सवाल था, बस मैंने सिस्टमेटिक वे में आपको बताया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 मतलब आधा भरा रह जाता है ना। तो ड्रम की क्षमता कितनी है, तो जैसे आपने 3/4 देखा, 3/4 में जो नीचे का 4 है, किसी भी भिन्न में नीचे की संख्या बड़ी है तो इसको कुल भाग कहेंगे अपन, है ना। जैसे 3/4 में नीचे की संख्या बड़ी है तो कुल भाग कितने हैं मेरे पास 4। अब आप ये बताओ 4 का भाग किस किस ऑप्शन में जा रहा है। आप कहोगे सर 4 का भाग 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 नाम 36, इसमें नहीं जाएगा तो ये तो हो नहीं सकता। अब एक एक ऑप्शन लेते हैं। मैं सबसे पहले 36 ले लेता हूँ। तो 36 का 3/4 निकालो, आप निकालो। आप कहोगे सर 36 का 3/4, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 9 तिया 27, 27 लीटर पानी भरा है। वो कह रहा है 27 में से 9 लीटर बाहर निकाल देते हैं, तो 27 में से 9 बाहर गया तो कितना बचा 18 लीटर। जैसे 18 लीटर बचा है तो इन्होंने बोला कि अब ड्रम की क्षमता आधी है। तो पहले अगर ड्रम 36 लीटर भरा था तो 36 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 36 का आधा 18 होता है। इसका मतलब बिल्कुल सही ऑप्शन हमने उठाया है, 36 लीटर ही होगा। या फिर आप इसको x मान के भी कर सकते हो कि माना कि पानी के ड्रम की क्षमता x लीटर है, x का 3/4 भरा है, इसमें से अगर मैं 9 लीटर पानी निकाल दूं -9, तो मेरा जो ड्रम की क्षमता है वो 1/2 x होगी। इसको सॉल्व कर देना तब भी 36 आ जाएगा, लेकिन ये टाइम बर्बाद करने वाला तरीका है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल क्या है कि 150 पुरुष 90 मीटर 40 मीटर माप वाले एक तरल ताल मतलब तालाब में डुबकी लगाते हैं। आदमी कितने हैं 150 मीटर। यदि एक आदमी औसतन 8 मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है, विस्थापित मतलब आप कह सकते हो जैसे वो डुबकी लगाता है तो पानी फैल जाता है ना, फैल जाता है। तो उन सभी के डुबकी लगाने से तालाब के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि आदमी कितने हैं 150 पुरुष, और एक आदमी जब उस तालाब में कूदता है तो 8 मीटर क्यूब पानी विस्थापित होता है। तो आप कहोगे सर एक आदमी की वजह से जो पानी का विस्थापन है वो 8 मीटर क्यूब है, जबकि सवाल में कितने आदमी दिए हैं 150 मैन। तो 150 का कैसे निकलेगा 150 गुणित 8, 15 अट्ठे 120, पीछे का 0 पीछे चिपका दो तो 1200 मीटर क्यूब पानी विस्थापित होगा। अब स्विमिंग पूल तालाब सबने देखा होगा। स्विमिंग पूल जो होगा आपका, जैसे मान के चलो ये आपका आयत है, घनाभ है, ये 90 मीटर हो गया, ये 40 मीटर हो गया। तो किसी भी तालाब में या किसी भी रूम में, रूम भी हमारा उसी शेप का है जनरली, ये जो हाइट है कमरे की ये उसकी ऊंचाई या गहराई हो जाएगी, है ना। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक, जैसे अगर मैं एक आपको क्यूबॉइड बनाकर बताऊं तो ये इससे ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, इसमें ऊंचाई, तीनों विमाएँ होंगी, है ना। ये अगर लंबाई है, ये अगर आपकी चौड़ाई है, तो इसमें ऊंचाई, तीनों विमाएँ हैं। ठीक, तो ये जो हाइट है इसका स्तर हमें निकालना है। तो आप कहोगे सर घनाभ का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर, सवाल में कितना दिया 1200 मीटर क्यूब, है ना। लंबाई चौड़ाई कितनी दी है 90 मीटर गुणित 40 मीटर, तो 90 मीटर गुणित 40 मीटर गुणित h बराबर कितना है 1200 मीटर क्यूब, है ना। अब ये 90 गुणित 40 नीचे जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये h बराबर क्या हो जाएगा आपका कि 90 मीटर गुणित 40 मीटर, ये नीचे जाएगा, सॉरी उसके, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते, नेक्स्ट स्लाइड में क्या, इसको मैं इरेज कर दूँ। ये ध्यान से देखना 1 मिनट बस आप। जैसे ये क्या होगा 90 गुणित 40 नीचे जाएगा, तो h बराबर हो गया आपका, h बराबर हो गया आपका 1200 मीटर क्यूब बटे 90 गुणित 40 नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 90
मीटर गुणित 40 मीटर। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 तर का 9, 3 को 12, 4 से 4 कट गया, तो h बराबर आ गया आपका 1/3 मीटर, 1/3 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1/3 गुणित 100 सेंटीमीटर, और 100 में जैसे आप 3 का भाग दोगे ना तो ये 33.33 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। 33.33 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। चलते हैं गाइस अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? यदि 2x बराबर 4y + 1, जैसे सवाल में लिखा है कि 2x बराबर 4y + 1, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस दोनों का आधार समान करना पड़ेगा। इसको भी मैं 2 बनाऊंगा, तो ये हो गया आपका 2x बराबर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग ब्रैकेट में कितना चल रहा है? y + 1। अब जब आधार समान हो जाते हैं ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? दोनों बराबर होगा। तो ये हो गया x बराबर 2 पुस्तक में y + 1, गुणा कर दो तो x बराबर 2y + 2, ये हो गया आपका चाहो तो समीकरण नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन क्या है? 3y बराबर 3x - 9। जब आधार समान हो, दोनों जगह पर 3 है, तो उनकी जो पावर है, उनकी घात है, उनकी डायरेक्ट तुलना हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका y बराबर x - 9, y बराबर कितना हो जाएगा? x - 9। अब ये जो y की वैल्यू है x - 9, वो यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा? x बराबर 2, y की जगह पर x - 9 + 2 कर दो, तो x बराबर 2 का x से गुणा होगा तो 2x, माइनस 2 का 9 से गुणा होगा तो 9 दूनी 18 + 2। ठीक है, ये x उधर जाएगा, ये दोनों उठकर इधर आएंगे। सबसे पहले करो x बराबर 2x माइनस 18 में से 2 गया, कितना बचा? 18 में से 2 गया, 16 बचा। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा? 16 इस तरफ आ गया, तो ये हो गया 16 बराबर 2x - x, 2x में से x गया तो x बराबर आ गया 16। अब x बराबर 16 तो यहाँ पर रख दो, 16 में से 9 गया तो y बराबर कितना आ गया? 7। 16 और 7 इसका आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में है। आई थिंक आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगे, कहीं पर अच्छी लगे, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।